हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विज़न आईएएस के टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 25 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। और इस क्लास में हम लोग 26 के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन 1 आवर में। वो भी जो वैसे क्वेश्चन जो भी इसमें क्वेश्चन जो होंगे डिस्क्रिप्टिव में होंगे, अर्थात काफ़ी बड़े बड़े जो परिभाषा के साथ ही दिए होते हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। विदाउट डिस्क्राइब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर छोटे-छोटे क्वेश्चन होंगे और वो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन होंगे और काफ़ी फ्रीक्वेंसी उनकी होगी, तो उसके संदर्भ में हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे, क्योंकि हम लोगों को समय भी देखते रहना है। समय भी देखते रहना किस बात का जी? क्योंकि 1 घंटे में ही हम लोगों को 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कि एग्ज़ाम में होता है। हम लोग भी डिस्क्राइब भी करते चलेंगे और 1 समय को भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि उसमें समय भी देखा जाता है। समय भी देखना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है, समझना भी है और आंसर भी लगाना है। अर्थात आप लोग का एक साथ में ये जो हो जाएगा, आप लोग जैसे कि घर पे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 1 घंटे में कोशिश करने का, वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरह ही 1 घंटे में ही कोशिश करेंगे कि ये समाप्त हो जाए 50 क्वेश्चन। तो चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पावना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पावना विद्रोह के संदर्भ में विचार करना है, और यहाँ पर कैसा विचार करना है जी? तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है, 3 ठो ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर देखिए ऑप्शन का तरीका है केवल दूसरा सही है, तीसरा सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर जब हम लोग आंसर देखेंगे, यहाँ पर पावना विद्रोह यह कह रहा है, यह मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक लगान की मांग के विरुद्ध निर्देशित एक कृषक विद्रोह था। अंग्रेजों द्वारा लगान के विरुद्ध पावना विद्रोह था जी, जो कि 1775 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह के बजाय कानूनी प्रतिरोध और याचिका पर बहुत अधिक भरोसा किया। कानूनी प्रतिरोध और याचिका पर भरोसा किया। इसके बाद से है, इसके परिणाम स्वरूप बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 अधिनियमन हुआ। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग सही कथन, तो ये तीसरा नंबर एकदम सही है। पावना विद्रोह के परिणाम स्वरूप यह बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित हुआ। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो दो दे रहे हैं, दोनों के दोनों गलत है। यहाँ पर पावना विद्रोह के संदर्भ में देखेंगे तो यह बंगाल के पावना जिले में हुआ था, यह बंगाल में हुआ था यह। अब यहाँ पर इसके संदर्भ में देखेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी जी? तो 1873 में। 73 से लेकर 75 तक चला था। इसमें मांग का था जी, 73 से लेकर 75 तक चला था। इसमें मुख्य मांग था कि हम रैयत महारानी के रैयत बनना चाहते हैं। इसका अर्थ था कि अस्थाई बंदोबस्ती जो था, अस्थाई बंदोबस्ती उसको समाप्त करना था। या अस्थाई बंदोबस्ती, या फिर कहे कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए यह मांग था, क्योंकि जमींदार जो थे अत्यधिक लगान लगा देते थे अपने मन से। सरकार कुछ और कहती थी और जमींदार जो थे अपने मनमाने तरह से जमींदारी कर वसूला करते थे, जिसके कारण बंगाल के पावना जिले के लोगों ने विद्रोह किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है अब जमींदारों के अधीन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया के अधीन रहेंगे। अभी कहिएगा इसका क्या तात्पर्य है कि अगर महारानी विक्टोरिया के अधीन रहेंगे तो महारानी अर्थात ब्रिटिश सरकार जो भी टैक्स लगाएगी बस उसी को ना पे करना पड़ेगा। जो अत्यधिक कर जो है जमींदारों के द्वारा लगाया जा रहा है वह तो बच जाएगा। इसीलिए पावना जिले के किसानों ने मांग की थी कि हम सिर्फ महारानी के काश्तकार बनना चाहते हैं। मतलब कि ये जो है किसकी मांग कर रहे थे जी? तो आप लोग नाम सुना होगा, स्थायी बंदोबस्ती, उसके बाद से महालवाड़ी, उसके बाद से रैयतवाड़ी। तो ये किसकी मांग कर रहे थे? तो रैयत बनना चाहते थे। हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत बनना चाहते हैं, अर्थात जमीन के मालिक होंगे हम लोग और कर जो है सीधे के सीधे महारानी को पे करेंगे, अर्थात ब्रिटिश सरकार को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर भी गलत है, दूसरा नंबर भी गलत है, क्योंकि यह 1 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर के विरुद्ध नहीं, जमींदारों द्वारा अत्यधिक लगाए गए कर के विरुद्ध था यह। यहाँ पर कह रहा है कि विद्रोह की बजाय याचिका पर बहुत बल दिया था। यहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया था जमींदारों के खिलाफ, थोड़ा सा नारा भी लगाते थे लेकिन विद्रोह भी था। तो 1 नंबर 2 नंबर गलत है, तीसरा नंबर सही। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र भारतीय सशस्त्र भारतीय नृत्य के पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? यहाँ है सशस्त्र भारतीय, सॉरी सशस्त्र भारतीय नहीं, शास्त्रीय भारतीय नृत्य। यही देखिए, यही माइनर मिस्टेक है जो कि अगर ध्यान न दिया जाए तो नंबर कट जाते हैं। शास्त्रीय भारतीय नृत्य के पहलुओं के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है और ऑप्शन का तरीका है 1 2 3, उसके बाद से है केवल 3, 1 2, उसके बाद से 2 3। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हो, क्या पूछ रहा है जी? शास्त्रीय भारतीय नृत्य। तो एक बार आप लोग भी इसको ओवरव्यू ले लीजिए। अब स्टेटमेंट को देख लीजिए। नृत्य अनिवार्यतः भावाभिव्यक्तिपूर्ण होता है, जो विशेषकर किसी विषय या विचार के अर्थ को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। ये तो सही है कि मतलब कि किसी विषय और विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अनिवार्यतः डाल देना इसको जौहर की पुड़िया का बना देता है। यहाँ पर यह गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि अधिकांश जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है, चाहे भारतनाट्यम हो, चाहे कथकली हो, चाहे छऊ हो, कुछ भी हो, जो भी नृत्य है उस सब के सब में
विचार विषय होते हैं, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय मतलब कि ऐसे छंद होते हैं जो कि किसी विषय और विचार से संबंधित नहीं होते हैं। यहाँ पर 1 नंबर गलत। दूसरा नंबर, नृत्य शुद्ध नाच है जिनमें शारीरिक गतियाँ किसी भी भाव या अर्थ को व्यक्त नहीं करती हैं। नृत्य क्या है जी? तो शुद्ध नाच है जिसमें शारीरिक गतियाँ किसी भी भाव या अर्थ को व्यक्त नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर भी गलत हो जाएगा। शुद्ध नाच नहीं होता है यहाँ पर। शास्त्रीय नृत्य में शुद्ध नाच भी नहीं होता है, यहाँ पर नाटक भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसमें सिर्फ नाच ही नहीं होता है बल्कि भाव भंगिमा ड्रामा भी होता है। एक अलग अलग तरह का पाखंड भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर भी गलत। तीसरा नंबर, नाट्य जो है नृत्य शैलियों के नाट्य शास्त्रीय तत्व को रेखांकित करता है। यहाँ पर तीसरा नंबर एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए केवल 1 और 2 गलत है, केवल 3 सही है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के संदर्भ में विचार करना है। DPIIT के संदर्भ में विचार करना है, हम लोग देख लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार का एक विभाग है। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का एक विभाग है जी। यह देश में FDI के प्रवाह को सुगम बनाने और बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखने का, देखिए यहाँ पर मिस्टेक है क्योंकि हम लोग का हर जगह काम सबसे पहले यहाँ पर सही या फिर गलत देख लेना है, उसके बाद से ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन का तरीका कैसा है, तब जाके स्टेटमेंट पढ़ना है। यहाँ पर तेरा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार का एक विभाग है जी। यहाँ पर DPIIT एकदम सही है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का ही विभाग है। यह देश में FDI के प्रवाह को सुगम बनाने और बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कितने यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का हिस्सा है? यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का हिस्सा है। तो यहाँ पर दे रहा है शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद सबसे पहले ऑप्शन का तरीका देख लेते हैं। सही कथन का चयन करना है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में क्या यह यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है? उसके बाद मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सुंदरवन, उसके बाद से सुंदरवन के बाद से पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो होगा हम लोग का, यहाँ पर देखें तो शीत मरुस्थल तो शामिल है, उसके बाद से सुंदरवन भी शामिल है। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता मुख्यतः आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण से संबंधित है? आनुवांशिक संसाधनों के निष्पक्ष और न्यायसंगत हस्तांतरण से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, वियना अभिसमय, नागोया या फिर मॉन्ट्रियल। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागोया प्रोटोकॉल, जो कि जापान में है। जापान में सन 2010 में यह नागोया प्रोटोकॉल हुआ था। आनुवांशिक संसाधनों का साझाकरण का तात्पर्य क्या होता है? तो मान लीजिए कि ये भारत है, हमारा प्यारा भारत है। भारत को ये दक्षिणी भाग ले लेते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हजारों वर्षों से नीलगिरी, कहीं मान लीजिए नीलगिरी में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जिसको हजारों वर्षों से प्रयोग किया जाता रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। पूरे भारत मतलब भारत में यत्र तत्र इसको नीलगिरी कहीं स्थानीय लोग ले जाकर जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर एक छोटी सी कंपनी आई, इंटरनेशनल कंपनी आई अमेरिका की। मान लीजिए कि अमेरिका की कोई कंपनी आई और उसने क्या किया, सैन फ्रांसिस्को से आई और भारत में आई और उसने क्या किया, इसी नीलगिरी के उसी जड़ी बूटी को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, पारंपरिक रूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, एक तरह से कहें कि ज़्यादा धो दिया, सफाई कर दिया, सेंट मार दिया और कह दिया कि ये तो अब हमारा पेटेंट है, ये जो दवा जड़ी बूटी बन रही है तो इसको हमने बनाया है। अब ये क्या करने लगी, इसको इसी जड़ी बूटी को थोड़ा सा अलग से साफ करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने लगी और लाभ कमाने लगी। अब बताइए यहाँ के लोगों का आजीविका क्या हाल होगा, जो कि इसी पर निर्भर थे, इसी जड़ी बूटी को बनाकर पारंपरिक रूप से उपयोग करने पर। लेकिन ये छोटे पैमाने पर करते थे और ये सारा कंपनी जो है ये बड़े पैमाने पर इस जड़ी बूटी का शोषण करने लगी और पूरे नीलगिरी से ही इसको सोखने लगे। अब ये स्थानीय लोग की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। तो इसी को रोकने के लिए मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो है किसी भी देश के पारंपरिक और मूल जड़ी बूटी या फिर आनुवांशिक संसाधनों का दोहन न कर सके, और दोहन भी करे, मान लीजिए कि इस कंपनी को इजाजत दी जाए और ये कैसे मान लीजिए कि इससे बढ़िया दवा बनने लगा, तो इस कंपनी को इजाजत दी जाएगी यहाँ पर उपयोग करने के लिए, लेकिन इसका लाभ का अधिकांश हिस्सा जो है स्थानीय लोगों पर खर्च किया जाना चाहिए। इसी के लिए शुरू किया गया था 2010 में नागोया प्रोटोकॉल। अब आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद ग्रिडफ्लेशन निम्नलिखित में से किस परिघटना को संदर्भित करता है? ग्रिडफ्लेशन किस घटना को संदर्भित करता है जी? तो यहाँ पर जो दे रहा है
आर्थिक सुधार के दौरान अत्यधिक मांग के कारण कीमतों में वृद्धि है जी, ग्रीडफ्लेशन, या फिर मजदूरी और कच्चे माल जैसी उत्पादन लागत में वृद्धि से प्रेरित मुद्रास्फीति है। उसके बाद इसे है ऐसी स्थिति जिसमें कंपनियां लाभ और मार्जिन को बढ़ाने के लिए लागत वृद्धि से अधिक कीमतें बढ़ाती हैं। कंपनियां जो है लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए लागत वृद्धि से अधिक कीमतें बढ़ाती हैं जी, लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर लागत वृद्धि से अधिक कीमतें बढ़ाती, मतलब कि एक तरह से देखा जाए कि ये ग्रीडफ्लेशन का तात्पर्य क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए कि एक ठो बिस्किट का पैकेट बनाना है, तो पहले जो कंपनी ए नामक कंपनी जो बनाती थी इस बिस्किट के पैकेट को 2 रुपये में बना लेती थी, तो जाके आगे 3 रुपये में बेचती थी, मतलब कि 1 रुपया का लाभ कमाती थी कंपनी। लेकिन कुछ मान लीजिए कि कुछ ऐसे कारक हुए कि तेल का दाम बढ़ गया, तो जो भी कच्चे पदार्थ का दाम बढ़ गया, या फिर कोई भी परिवहन कॉस्ट बढ़ गया, जिसके कारण अब जो है यही बिस्किट जो है 3 रुपया में बनने लगा। 2 रुपया की जगह एक बिस्किट तैयार होने में 3 रुपया लगने लगा। तो यहाँ पर अगर एकदम मतलब कि ऊपरी रेशियो के अनुसार देखा जाता है, इसका कीमत कितना हो जाना चाहिए बाजार में जी, तो 4 रुपये हो जाना चाहिए। लेकिन ये कंपनी जो है अब 3 रुपया की जगह 1 रुपया यहाँ पर लाभ ले रही थी, लेकिन अब जब कंपनी जो है 3 रुपया की जगह 5 रुपया में बेचने लगे, कहे कि हमको ज़्यादा फायदा चाहिए, तो 3 रुपया की जगह 5 रुपया बेचने लगे, अर्थात 2 रुपये का जब मार्जिन कर दे और उत्पादन लागत उतना ही थोड़ा सा बढ़ाए, लेकिन वस्तु का मूल्य जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दे, तो इसी को ग्रीडफ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर सी इसकी व्याख्या करता है कि कंपनियां लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए लागत वृद्धि से अधिक कीमतें वसूलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेस परिषद के संदर्भ में विचार करना है, और क्या ऐसा विचार करना है जी, प्रेस परिषद के संदर्भ में सही पर विचार करना है, सही कथनों पर विचार कर लेना है प्रेस परिषद के संदर्भ में। और यहाँ पर दे रहा है यह एक सांविधिक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। जो भारतीय प्रेस परिषद है सांविधिक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। उसके बाद से इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। इसे प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश देने का अधिकार है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर यह है एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है जी। उसके बाद से इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या फिर सेवारत न्यायाधीश ही करते हैं, और इसकी स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच का आदेश देने का अधिकार है। तो तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पूरा परिभाषा ही दिया हुआ है भारतीय प्रेस परिषद के संदर्भ में। इसमें एक तरह से देख लेते हैं इसमें कितने सदस्य हो जाते हैं जी। तो भारतीय प्रेस परिषद में ये याद रखने वाला चीज है, इसमें 28 सदस्य होते हैं। कितने जी? 28 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 जो होते हैं कौन होते हैं जी, तो 20 विशेषज्ञ होते हैं, अर्थात न्यूज एजेंसी के हो जाए, न्यायपालिका से हो जाए, मतलब विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आ जाते हैं। जबकि इसमें ये विशेषज्ञों में 3 ठो जो होते हैं लोकसभा के होते हैं, 3 ठो लोकसभा से भी जाते हैं, 2 ठो राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, और यहाँ पर पत्रकार भी होते हैं, मीडिया के लोग भी होते हैं, पत्रकार, मीडिया, न्यूज एजेंसी, सभी के हितधारक इसमें शामिल होते हैं 20 सदस्यों में। और 8 सदस्य कौन होते हैं जी, तो 8 जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में क्या है जी, तो यहाँ पर दे रहा है, और उसके बाद से देखना है ऑप्शन, देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखना है कि सही कथन का चयन करना, और ऑप्शन का तरीका है 1 4 2 3 4 1 3 4 और 1 2 3 4। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे जी। यहाँ पर दिया गया है, जब बात कर रहा है कि दूसरी अनुसूची में यहाँ पर दे रहा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यहाँ पर दूसरी अनुसूची में कह रहा है कि जो यहाँ पर ये जो होगा यह नहीं होगा, क्योंकि दूसरी अनुसूची में इनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति तो शामिल है, लेकिन प्रधानमंत्री का शब्द में प्रावधान नहीं है। और उसके बाद से है उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर 1 नंबर गलत हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, यहाँ पर एकदम शामिल है। और दूसरी अनुसूची में इन सभी का वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों का निर्धारण होता है। उसके बाद से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, एकदम यह भी शामिल है, सभापति और उपसभापति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG जिसको बोलते हैं, तो यह भी शामिल है। अर्थात 2 3 और 4 ये तीनों के तीनों सही है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु नेविगेशन के लिए इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। तो इको लोकेशन का प्रयोग हम लोग कई बार बता चुके हैं कि इको लोकेशन क्या होता है जी। तो यहाँ पर तरंगे भेजना, जैसे रडार होता है या फिर सोनार होता है, यह तरंगे भेजता है, और तरंगे भेजने के बाद अगर किसी वस्तु से ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो ऑब्जेक्ट से किस प्रकार से टकराती है, तरंगों का आवृत्ति क्या होता है, आयाम क्या होता है, इसके आधार पर निर्धारण कर लिया जाता है कि कौन सी वस्तु है, किस प्रकार की वस्तु है। तो इसको इको लोकेशन की पद्धति कहते हैं। कौन कौन से जीव है, यहाँ पर डॉल्फिन दे रहा है, वेल दे रहा है, चमगादड़, उसके बाद से पिग्मी डॉरमाउस, उसके बाद से आई ये भी 2 जीव हैं, ये भी जीव हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन का तरीका क्या है जी। तो सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन का चयन करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 3 1 2 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये डॉल्फिन भी इको लोकेशन का प्रयोग करती है, वेल भी, चमगादड़ भी, पिग्मी डॉरमाउस भी, और आई भी नामक जीव भी
ये सभी के सभी इको लोकेशन पद्धति के माध्यम से ही अपना, चाहे वे शिकार पकड़ते हो चाहे वे गति करते हो, सभी इको लोकेशन के माध्यम से करते हैं। तो सभी के सभी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन कितने दिए हैं जी? तो 3 ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन का तरीका है यहाँ पर सही कथन का चयन करना है, और केवल 1, केवल 2, सभी 3, और उसके बाद से कोई भी नहीं करके दिया हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सही होंगे जी। यहाँ पर दिया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानसभा विधानमंडल सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने के लिए विधि बना सकते हैं जी। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि विधि बना सकते हैं। और दूसरा नंबर दे रहा है ऐसी किसी भी विधि को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसके बाद से दे रहा है कि ऐसी कोई भी विधि कोर्ट मार्शल को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रीट क्षेत्राधिकार से बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जब हम लोग देखेंगे कि 1 नंबर जो है एकदम सरासर गलत है। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर संसद और राज्य विधानमंडल के सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैनिक बलों को भी शामिल कर देता है, तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन दूसरा और तीसरा नंबर एकदम सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, केवल 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे रेखा के नीचे के मदे भी कहा जाता है? रेखा के नीचे के मदे कहा जाता है जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सभी पूंजीगत प्राप्तियों को कहा जाता है जी। उसके बाद से FDI, उसके बाद से गैर व्यापारिक लेन देन, उसके बाद से सभी समायोजनकारी लेन देन। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये सभी समायोजनकारी लेन देन जो होते हैं रेखा के नीचे के मदे कहा जाता है। इसको हम लोग अब समझेंगे कि रेखा के नीचे के मदे किसको कहते हैं जी। यहाँ पर रेखा के नीचे की मदे के तात्पर्य क्या होता है? वैसी मदे, मान लीजिए कि भारत ने सबसे पहले भुगतान संतुलन को तो आप लोग समझ चुके हैं कि एक बार और बताते हैं कि भारत ने अमेरिका को जो वस्तु, अमेरिका ही नहीं ले लीजिए, पूरे विश्व को ले लीजिए। पूरे विश्व में जितना, मान लीजिए कि 100 रुपये का वस्तु निर्यात करता है और कितने का वस्तु आयात कर लेता है जी? तो 110 रुपये का वस्तु आयात कर लेता है। तो भारत को घाटा कितना हुआ जी? तो 10 रुपये का घाटा हुआ। निर्यात किया 100 रुपये का, आयात किया 10 रुपये का, तो 110 रुपये का, 10 रुपये का घाटा हुआ। तो इस घाटे को मतलब समायोजित कर देने के लिए, न्यूट्रल कर देने के लिए, और RBI द्वारा जो भी कदम उठाए जाते हैं इसके लिए निधि अपनाई जाती है, निधि बनाई जाती है, फंड बनाया जाता है। उसके बाद से विदेशी मुद्रा का संचालन किया जाता है, विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी का भारतीय बाजार में संचालन किया जाता है। उसके बाद से ऋण लिया जाता है। तो ये सभी जितने भी कार्य है ये सभी के सभी रेखा के नीचे की मदें कही जाती हैं। अर्थात भुगतान को संतुलित करने के लिए, संतुलित तो नहीं हो सकता, लेकिन जो भी घाटा हो रहा है घाटा को समायोजित करने के लिए यह पद्धति अपनाई जाती है। यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी समायोजनकारी लेन देन को यहाँ पर रेखा के नीचे की मदें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम के संदर्भ में विचार करना है। और यहाँ पर दे रहा है डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन के संदर्भ में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने सही हैं। तो सही कथन का चयन करना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी तीनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यह प्रणाली लाइन ऑफ साइट या फिर दृश्य रेखा हथियार संलग्नता में सटीकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। लाइन ऑफ साइट हथियार संलग्नता में सटीकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। या उसके बाद यह GPS विहीन परिस्थितियों में भी कार्य कर सकती है, GPN विहीन परिस्थितियों में भी कार्य कर सकती है। इसके बाद इसे है यह साइट विशेषकर निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, वाहनों और तेजी से आगे बढ़ने वाले खतरों के विरुद्ध प्रभावी है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य जब आप लोग एक बार समझ जाइएगा तो यहाँ पर आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम किसको कहते हैं जी? तो एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम जिसमें मान लीजिए कि तुरंत रडार सोनार के माध्यम से पता चला कि इतनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि खतरा हो सकता है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रूप से, स्वायत्त रूप से यहाँ पर इसको फायर कर देता है। तो यहाँ पर नेविगेशन नाव के रूप में होता है, और इसी पर से ये जो बमवर्षक लगे होते हैं या फिर कोई भी मतलब शस्त्र लगे होते हैं, ऑटोमेटिक रूप से यह फायर हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट फायरिंग साइट कहते हैं। तो यहाँ पर हथियार संलग्नता सटीकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है, एकदम सही, यह सटीक होता है। मानव या फिर सैनिकों को निशाना नहीं लगाना पड़ता है। GPS न भी हो वहाँ पर भी यह कार्य कर सकता है। निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, वाहन और तेजी से उड़ने वाले खतरों के विरुद्ध भी प्रभावी है। तो यहाँ पर यही तो होगा कि तुरंत देखते ही गोली मार देना। शूट एंड साइट का नाम सुने होंगे, तो यहाँ पर सभी तीनों के तीनों सही हैं। हम लोग ऑप्शन सब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं और यहाँ पर दे रहा है सही कथन का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और वो भी सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुच्छेद 341 यह आदेश देता है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात, राष्ट्रपति जो है कि राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति माने जाने वाली जातियों, जनजातियों और मूल वंशों को अधिसूचित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और ऑप्शन का सबसे पहले जरूरी है कि ऑप्शन का तरीका देख लिया है, एक केवल एक, केवल दो, ऐसे करके दिया हुआ है। एक नंबर पढ़ चुके हैं हम लोग, अब दूसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की सूची में कोई भी परिवर्तन केवल संसदीय विधि द्वारा ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सूची में कोई भी परिवर्तन केवल संसदीय विधि द्वारा, तथा राज्य के पास अनुसूची में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है। राज्य के पास अनुसूची में परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है जी। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक कथन एकदम सही है। यहाँ पर यह 341 का जो वही आदेश ही देता है कि राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात जातियों एवं जनजातियों को, मूल वंशों को अधिसूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर भी सही है और दूसरा नंबर भी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमियां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल की गई हैं? कौन सी आर्द्रभूमि जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल की गई है? तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा है गोगबिल झील, लॉन्गवुड शोला आरक्षित वन, सिलिसेड झील, उसके बाद से कारावेट्टी पक्षी अभयारण्य। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन का तरीका क्या है। 1 3 1 2 3 2 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर गोगाबिल झील का नाम तो सुने होंगे, गोगबिल जो कि बिहार में ही है। और इसके बाद से यहाँ पर सिलिसेड झील का भी नाम सुने होंगे आप लोग। सिलिसेड झील जो कि सरिस्का बाघ अभयारण्य में ही अवस्थित है। यह तो यहाँ पर सरिस्का में ही अवस्थित है। सिलिसेड सरिस्का में है, राजस्थान के सरिस्का में है। और यह तो बिहार में है, बिहार के बेगूसराय में है। यहाँ पर 1 और 3 तो शामिल है, लेकिन ये जो है लॉन्गवुड शोला आरक्षित वन यह शामिल नहीं है, और ना ही करावेटी पक्षी अभयारण्य शामिल है। रामसर सूची में शामिल है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा 1 और 3 सही होगा, जबकि बाकी सब गलत है और सभी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है इसको शामिल कर लिया गया है, जो है कराईवेटी को शामिल इसी साल किया गया, 2026 में इसको शामिल किया गया। तो इसको ध्यान रखना है। पहले जो इसको अधिसूचित किया गया था कि इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन पहले नहीं हुआ था। तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक क्षमता शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? जैविक क्षमता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जैविक क्षमता। यहाँ पर कह रहा है कि जैविक क्षमता, ये शब्द जो पढ़िएगा आप लोग, जैविक क्षमता क्या होती है, इसको जैविक और क्षमता को अलग अलग कीजिएगा और इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, तो आप लोग को तुरंत आंसर आप लोग को स्वतः ही मिल जाएगा। जैविक क्षमता यहाँ पर आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी जनसंख्या की अधिकतम प्रजनन क्षमता। तो यहाँ पर प्रजनन क्षमता ही जैविक क्षमता है, अर्थात आदर्श परिस्थितियाँ चारों तरफ विद्यमान हो तो एक जन समूह कितनी ज़्यादा अपने प्रजनन दर को बढ़ा सकता है, एक माँ के कितने बच्चे हो सकते हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ सकती है, इन सभी का निर्धारण, इन सभी को क्या कहते हैं? जैविक क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर मानव और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी जैविक क्षमता काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए इनकी संख्या अधिक होती है। वहीं पर देख लीजिए मांसाहारी जीवों की, जैसे कि शेर बाघ को देख लीजिए, इनकी जैविक क्षमता काफ़ी कम होती है, इसलिए इनकी संख्या कम होती जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर कहें तो आशा जिसको बोलते हैं, एक्रीडेटेड, इनका फुल फॉर्म होता है मान्यता एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, ऐसे कहते हैं इसको, एक्टिविस्ट कहते हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के संदर्भ में विचार करना है, आशा के संदर्भ में विचार करना है। और यहाँ पर क्या विचार करना है जी? तो सही विचार कर लेना आशा के संदर्भ में। और यहाँ पर 4 ऑप्शन 1 2 1 3 2 4 1 2 3 1 3 4। तो यहाँ पर हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता सामुदायिक का प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर दे रहा है कि प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करती है जी। उसके बाद से आशा कार्यकर्ताओं का साक्षर होना अनिवार्य है। उसके बाद से आशा कार्यकर्ता आपातकालीन स्थिति में छोटे ऑपरेशन के लिए अधिकृत हैं, जी। उसके बाद से आशा कार्यकर्ता घरेलू शौचालय के निर्माण में भी शामिल हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि 1 नंबर जो कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रथम बिंदु नहीं, यह गलत है, यह प्रथम बिंदु के रूप में कार्य नहीं करती हैं। और दूसरा नंबर है कि आशा कार्यकर्ता साक्षर होना अनिवार्य है, एकदम सही है। उनका साक्षरता, जब तक साक्षर नहीं रहेंगे तब तक किसी को लिख कर कुछ बताना हो स्वास्थ्य के बारे में तो वे कैसे बताएंगे? और यहाँ पर अब देखिए उसके बाद से है 2 नंबर तो सही हो गया, क्योंकि उनका साक्षर होना एकदम अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद से है आशा कार्यकर्ता आपातकालीन स्थिति में छोटे ऑपरेशन के लिए अधिकृत हैं, तो नहीं, ये ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि फिजिकल कार्यों के लिए अधिकृत होती है। मतलब कि प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है प्रिकॉशन के लिए जानकारियाँ देना, उनको जागरूक करना, जो डीपीटी डीडीटी बच्चों को जो भी टीके दिए जाते हैं उनको टीका समय पर लगवाने के लिए गाँव-गाँव में घूमना। तो यहाँ पर यह जो है ऑपरेशन नहीं कर सकती हैं। आशा कार्यकर्ता घरेलू शौचालय के निर्माण में भी शामिल है। तो तीसरा नंबर एकदम, चौथा नंबर एकदम सही है। 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 4 सही है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार कर लेते हैं। क्या विचार करना है? तो यहाँ पर संविधान के अनुसार
संविधान के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों में से अधिकतम 10 अध्यक्षों के एक पैनल को नामित करता है। अध्यक्ष जो है सदस्यों में से अधिकतम 10 अध्यक्षों के एक पैनल को नामित करता है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है सही कथन का चयन करना है, और यहाँ पर दिया हुआ सही कथन में चयन करने में केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं करके चयन करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया है संविधान के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों में से अधिकतम 10 सदस्य को अध्यक्ष को पैनल में शामिल कर सकते हैं। अधिकतम 10 कह रहा है, यह याद रखिएगा। उसके बाद से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्षों के पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है। कोई भी सदस्य जो है सदन की अध्यक्षता कर सकता है। इसके बाद से जब अध्यक्षों के पैनल का कोई सदस्य भी उपस्थित नहीं होता है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे कि कौन से सही है जी, तो यहाँ पर तीनों के तीनों एकदम सरासर गलती है। यहाँ पर कह रहा है कि 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो यह जो है तो यहाँ पर जब देखेंगे कि यह तो गलत हो जाएगा कि 10 अध्यक्षों के एक पैनल को नामित करता है। तो यहाँ पर संविधान के अनुसार नहीं होता है, बल्कि यह किसके अनुसार होता है जी, तो यह लोकसभा नियम के अनुसार होता है। लोकसभा नियम के अनुसार होता है। यहाँ पर संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में नहीं है और एक और है कि संविधान में, इसीलिए यह गलत है। दूसरा नंबर है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर अध्यक्षों के पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है। तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है जी, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति। कौन जी, तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। इसको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा इस समय नामित व्यक्ति अध्यक्षता करता है। तीसरा नंबर क्यों, यहाँ पर तीसरा नंबर जब देखिएगा तो यह भी गलत है। क्यों जी, यहाँ पर क्यों यह क्यों गलत है, तो ये कह रहा है कि अध्यक्षों के पैनल का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, तो यहाँ पर यह गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर सदन द्वारा निर्धारित कोई भी सदस्य जो है व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर सदन द्वारा निर्धारित होना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर एक तरह से देखिए तो एक भी गलत है, दो भी गलत है, तीन भी गलत है। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों गलत है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या देखना था जी, यहाँ पर गलत कथन का नहीं, सही कथन का नहीं, बल्कि गलत कथन का मतलब सही। यहाँ पर तीनों सही नहीं ना है, यहाँ पर तीनों के तीनों गलत है, तो कोई भी सही नहीं है। सी नहीं बल्कि डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना, कैसा विचार करना, तो यहाँ पर दे रहा अमरावती पर्वतमाला विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। अरावली विश्व के सबसे प्राचीनों में से एक है। उसके बाद से पश्चिमी घाट ज्वालामुखी गतिविधि के कारण, पश्चिमी घाट जो है ज्वालामुखी गतिविधि के कारण निर्मित दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। पश्चिमी घाट जो है दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। उसका से मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तृत विस्तार है। और यहाँ पर क्या चयन करना है जी, तो सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन का तरीका है 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा तो एकदम यह अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक एकदम सही है। कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग से संरचनाएं भी मिली है। कैम्ब्रियन युग की संरचनाएं हैं ही अरावली में, तो एकदम सही है। पश्चिमी घाट ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण निर्मित दक्कन ट्रैप का हिस्सा, एकदम सही है। दक्कन ट्रैप किसको बोलते हैं जी, तो यहाँ पर ये जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर इस पूरे भूभाग को महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र में दक्कन ट्रैप का विस्तार है। तो इसी से जो लावा प्रवाह होकर यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर इसी लावा से ही पश्चिमी घाट का भी निर्माण हुआ है। भले ही पश्चिमी घाट में जब लावा का प्रवाह हुआ और इसने जाकर यहाँ पर महासागरीय प्लेट से टकराया, तो इसके कारण ये जो है ऊपर उठ गया है, यही पश्चिमी घाट बना हुआ है। और उसके बाद से मेघालय जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, एकदम तीसरा नंबर भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए, और विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करना, यहाँ पर मेरा रात्रि काल के दौरान तीव्र संवहनीय गतिविधि उपयुक्त में से कितनी परिस्थितियाँ पृथ्वी की सतह के निकट तापमान व्युत्क्रमण के निर्माण के लिए अनुकूल हैं। तापमान व्युत्क्रमण के निर्माण के लिए अनुकूल है, तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे करके दिया हुआ है, सभी 4 करके दिया हुआ है। तो हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर दे रहा है कि स्वच्छ एवं मेघ रहित। अगर यहाँ पर आप लोग को तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में पता हो तो यह क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। तो तापमान व्युत्क्रमण किसे कहते हैं जी, तो जब सामान्य स्थितियों में कैसा होता है जी, तो पृथ्वी के ऊपर जाइएगा, मतलब पृथ्वी का धरातल यहाँ पर, तो धरातल से ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है। लेकिन जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब धरातल के ऊपर जाने पर तापमान में कमी की जगह तापमान में वृद्धि होने लगे, इसी तापमान में वृद्धि होने की अवस्था को ही तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग कौन कौन सा है। यहाँ पर दे रहा है स्वच्छ एवं मेघ रहित लंबी शीतकालीन रातें। उसके बाद से दे रहा है पृथ्वी की सतह के निकट शुष्क वायु, तीव्र सतही पवने, रात्रि के दौरान तीव्र संवहनीय गतिविधि। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर तो एकदम सही है। इसको समझ लेते हैं कैसे जी, तो जब स्वच्छ और मेघ रहित लंबी शीतकालीन रात हो, तो लंबी शीतकालीन रात होगी तो क्या होगा जी, तो यहाँ पर जो है धरातल की जो उष्मा जो है एकदम ऊपर चली जाती है, और धरातल में पर एकदम ठंडा मौसम का निर्माण हो जाता है। ऊपर जाने पर तापमान बढ़ जाता है। जैसे कि ध्रुवों की तरफ भी आप लोग जाइएगा तो ये कोई ऐसा ही स्थिति होता है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ
जब मेघ रहित लंबी शीतकालीन रात होती है तो यहाँ पर नीचे का तापमान एकदम शून्य से का 50 डिग्री सेल्सियस तक साइबेरिया क्षेत्र में चला जाता है। लेकिन ऊपर जाइएगा आप लोग मतलब कि 1000 मीटर ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर तापमान जो होता है कुछ 0 डिग्री सेल्सियस प्लस ही होता है, यह प्लस में होता है। तो यहाँ पर यही तापमान व्युत्क्रमण के कारण होता है। और इसके वजह से पृथ्वी की सतह के निकट शुष्क वायु तो एकदम सही है। शुष्क वायु जब यहाँ पर आ जाए ऊपर में जो शीतल वायु बच जाती है तो इसको भी यह भी होता है कि तापमान व्युत्क्रमण का कारण बन जाता है। लेकिन सतही पवन होने पर तो तापमान व्युत्क्रमण समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब सतही पवन रहेगी तो यहाँ के जो जैसे ही यहाँ पर गर्मी का ठंडी का स्थिति बनेगा तो यहाँ से गर्म हवाएं जो दूसरे क्षेत्र की गर्म हवाएं यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके कारण यह भी क्षेत्र जो है इसी के समान गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर यह तो दुश्मन है। जैसे ही यह तीव्र सतही पवनें चलती हैं तापमान व्युत्क्रमण समाप्त हो जाता है। तीव्र संवहनीय गतिविधि संवहन से भी यह जो होता है यह समाप्त ही हो जाता है, तापमान व्युत्क्रमण की अवस्था समाप्त हो जाती है। तो 1 और 2 सही है, मतलब कि केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जिसे कार्नी सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत किसके लिए आह्वान करता है? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा शुरू किया गया कार्नी सिद्धांत किसको आह्वाहित करता है? तो यहाँ पर दे रहा है एक विदेश नीति ढांचा जो मध्यम शक्तियों से महाशक्तियों द्वारा की जाने वाली दमनकारी कार्रवाइयों के विरुद्ध एकजुट होने का आग्रह करता है। यहाँ पर दमनकारी कार्रवाइयों के विरुद्ध एकजुट होने का आग्रह करता है जी। उसके बाद से दे रहा है जलवायु सीमा रेखाओं के उल्लंघन को रोकने के लिए एकजुट और निरंतर प्रयास। इसके बाद से कनाडा का उत्तरी अमेरिका का मुक्त व्यापार समझौता से बाहर निकलना, कनाडा का उत्तरी अमेरिका FTA से बाहर निकलना, या फिर मध्य एशिया के मामलों में पश्चिम का हस्तांतरण, उनका हस्तक्षेप। तो यहाँ पर जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर A नंबर ही सही हो जाएगा। एक विदेश नीति ढांचा जो मध्यम शक्तियों से महाशक्तियों द्वारा की जाने वाली दमनकारी कार्रवाइयों के विरुद्ध एकजुट होने का आग्रह है। जैसे कि ब्रिक्स को ही ले लीजिए। ब्रिक्स भी क्या है? तो विकासशील, ऐसा माना जाता है कि यह विकासशील देशों का एक संगठन है जो कि पश्चिम के प्रभुत्व को विकसित पश्चिम देशों के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए काम करता है। विकसित पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कम करने के लिए ब्रिक्स का गठन हुआ था। ऐसे ही ब्रिक्स के साथ साथ संघाई सहयोग SCO भी है। यह भी क्या करता है जी? तो यह भी मार्क कार्नी के सिद्धांत के अनुसार ही है, क्योंकि जो पश्चिमी विकसित देश यह तानाशाही की तरह काम करने लगते हैं। जब ये छोटे छोटे देश आपस में जुड़े नहीं होते हैं एकदम तानाशाही की तरह काम करने लगते हैं और मतलब विकासशील देशों को दबाने का काम करते हैं। जैसे कि अमेरिका ही द्वारा देखते होंगे आप लोग कि बार बार धमकी दी जाती है, बार बार आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जाता है भारत के। तो यह भी मार्क कार्नी सिद्धांत कहता है कि विकासशील देश जब आपस में मिलकर विकसित देशों के प्रभुत्व को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसी को मार्क कार्नी सिद्धांत कहा जाता है, कार्नी सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है लेजर लाइट कम्युनिकेशन के संदर्भ में विचार करना है। लेजर लाइट कम्युनिकेशन के संदर्भ में विचार करना है और यहाँ पर क्या विचार करना है? सही विचार करना है या फिर गलत? यहाँ पर दे रहा है सही कथन पर विचार करना है। लेजर लाइट कम्युनिकेशन 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। यहाँ पर जब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कौन सा सही है जी, तो यहाँ पर जो सही होगा लेजर लाइट कम्युनिकेशन डेटा को प्रसारित करने के लिए प्रकाश तरंगों की अत्यधिक केंद्रित किरणों का उपयोग करता है। लेजर रेडियो तरंगों की तुलना में अत्यंत निम्न आवृत्तियों पर कार्य करते हैं। लेजर जो है रेडियो तरंगों की तुलना में अत्यंत निम्न आवृत्ति पर कार्य करते हैं जी। उसके बाद इसका उपयोग उपग्रह से उपग्रह और गहरे अंतरिक्ष संचार प्रणालियों में किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब ध्यान दें तो 1 नंबर जो है एकदम सही हो जाएगा कि लेजर लाइट कम्युनिकेशन जो है डेटा को प्रसारित करने के लिए प्रकाश तरंगों की अत्यधिक केंद्रित किरणों का उपयोग करता है। और 3 नंबर भी एकदम सही हो जाएगा। इसका उपयोग जो है उपग्रह से उपग्रह और गहरी अंतरिक्ष संचार प्रणालियों में किया जा सकता है। यहाँ पर तीसरा नंबर भी सही है, लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है कि लेजर रेडियो तरंगों की तुलना में अत्यंत निम्न आवृत्तियों पर कार्य करता है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है, तो हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। यहाँ पर दे रहा है आवासीय पाचन के माध्यम से कृषि अवशेषों से उत्पादित एक तरल जैव ईंधन है। अवायवीय पाचन के माध्यम से कृषि अवशेषों से उत्पादित एक तरल जैव ईंधन है जी अपशिष्ट व्युत्पन्न। इसके बाद से है क्या कह रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट या वाणिज्यिक अपशिष्टों को संसाधित और पृथक करके उत्पादित किया जाने वाला ईंधन। तो यहाँ पर अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन को जब देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी निकल कर ही आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दे रहा है मीथेन कैप्चर के माध्यम से लैंडफिल से प्राप्त किया गया जीवाश्म ईंधन, या फिर परमाणु संयंत्रों के अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण से उत्पन्न ईंधन। यहाँ पर इसका भी संबंध नहीं है, ये थोड़े थोड़े जुड़े तो हैं इससे कि अपशिष्ट से ईंधन बनाना है, लेकिन जो वास्तविक जो प्रत्यक्ष जो है अपना जानकारी देता ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इस संदर्भ में विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुप्रिया साहू, तो यहाँ पर किसके संदर्भ में विचार करना है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ का तात्पर्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी, इसके संदर्भ में ही पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है जी? तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन केवल एक सही है या फिर केवल दो सही है या फिर सभी तीनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो हम लोग जब देखते हैं कि कौन कौन से सही है, यहाँ पर दे रहा है कि इसे वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा प्रशासित किया जाता है जी। यहाँ पर यूएनईपी द्वारा प्रशासित किया जाता है। उसके बाद से यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, यह जो है यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, उत्कृष्ट नेतृत्व और कार्यवाही को मान्यता देता है। उसके बाद से सुप्रियो साहू जो हैं अब तक संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय हैं। तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर तो एकदम सही है। चैंपियंस ऑफ द ईयर अवार्ड के संदर्भ में 1 नंबर सही है कि यूएनईपी द्वारा दिया जाता है और यूएन का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण रक्षक पुरस्कार है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है। 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा नंबर जब देखेंगे कि एकमात्र भारतीय है सुप्रियो साहू, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा क्योंकि एकमात्र नहीं है। इनसे पहले भी नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है। कब मिला था जी? तो नरेंद्र मोदी जी को सन 2018 में मिल चुका है। उनसे भी पहले पूर्णिमा कुछ नाम था, उनका भी मिल चुका है। मतलब इनसे पहले 3 आदमी को मिल चुका है कुल मिलाकर, और ये चौथी भारतीय है। सुप्रियो साहू जो है चौथी भारतीय है, न कि प्रथम भारतीय। तो यहाँ पर जो है तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। 1 और 2 तो सही है एकदम, यहाँ पर 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय को कि अपनी 2 रानियों के साथ आदम कद कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई है? कृष्णदेव राय की अपनी 2 रानियों के साथ आदम कद कांस्य प्रतिमा जो है किस स्थान पर पाई गई है? जी यहाँ पर दे रहा है तिरुपति, दैमाबाद, उज्जैन या फिर हम्पी। यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो जो तिरुपति में जो है वास्तव में जो है तिरुपति में पाई गई है या 2 रानियों के साथ आदम कांस्य प्रतिमा जो है तिरुपति नामक स्थान पर पाया जाएगा। तिरुपति कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है और यहीं पर तिरुपति नाम का तिरुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि देश भर में यहाँ का लड्डू जो है तिरुपति लड्डू जो है काफी प्रसिद्ध है। और कुछ ही दिन पहले इस पर विवाद हुआ था कि जो मतलब कि राजनीतिक विवाद था कि किसी नेता ने बात उठाया कि यहाँ पर एनिमल फैट का उपयोग किया जाता है तिरुपति लड्डुओं में। तो उस विवाद से बात नहीं देखना है क्योंकि उसको राजनीतिक मुद्दा करार दिया गया था। हम लोग को तिरुपति याद रखना है कि यहाँ पर काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि भारत के सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ता है काफी ऊंच होता है। भगवान विष्णु का ही एक अवतार तिरुपति जी को माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 रिपोर्ट यहाँ पर दे रहा है IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, WEF या फिर WMO। तो यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जो है काफी सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UNEP द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट केवल 25 में नहीं बल्कि हमेशा से जारी किया जाता है UNEP द्वारा ही। क्या कूलिंग का संबंध किससे है जी? तो मतलब कि जो हम लोग AC रेफ्रिजरेशन जो भी प्रयोग करते हैं, तो किस देश में कितने ज़्यादा रेफ्रिजरेशन का प्रयोग होता है? रेफ्रिजरेशन मतलब कि फ्रिज, कूलर, AC, इन सभी का प्रयोग जो है, इन सब का प्रयोग किस देश में सर्वाधिक किया जाता है? और इससे क्या होता है जी? तो इससे प्रदूषण होता है। तो यही निगरानी करने का यह काम करता है UNEP द्वारा जारी किया जाने वाला ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है भौगोलिक विशेषताएं और उसके बाद से विवरण। यहाँ पर दे रहा है मरियाना ट्रेंच विश्व के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है। मरियाना ट्रेंच विश्व के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है जी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ऑप्शन देख लेना चाहिए, ऑप्शन का सही युग्म का चयन करना है। यहाँ पर केवल 1, केवल 2 सही हैं या फिर सभी तीनों सही हैं या फिर कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अमेजन नदी की लंबाई, सबसे पहले तो हम लोग मरियाना ट्रेंच के बारे में देख लेते हैं कि विश्व के सबसे गहरी बिंदु है। उसके बाद से है अमेजन नदी लंबाई के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो लंबाई के अनुसार बोला है, लंबाई को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से सुपीरियर झील जो है सतह के क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर एकदम सही है। मरियाना ट्रेंच का नाम सुने होंगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्त है या फिर गहरा बिंदु है। और उसके बाद से है दूसरा नंबर जो है एकदम गलत है। अमेजन नदी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, ना कि लंबाई के अनुसार। किसके अनुसार बड़ा है जी? तो क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है, ना कि लंबाई के अनुसार। तो दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। सुपीरियर झील जो है मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, तो एकदम सही है, तीसरा नंबर सही है। 1 और 3 सही है, अर्थात 2 ऑप्शन सही है, 1 गलत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही हैं। हम लोगों ने 26 क्वेश्चन इस क्लास में देखा है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जो लैपटॉप का चार्ज खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में कोशिश करेंगे शेष क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग कुछ समय तक 25 क्वेश्चन ही एक दिन में सॉल्व कर पाएंगे, और समय मिला तो 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।